नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका दोस्तों जनरल अवेयरनेस के जो टॉप 1000 क्वेश्चन है उसका 60वां लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और देखिए सारी लेक्चर देखना है और अपना नोट्स बनाकर उसको लगातार रिवाइज करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको लगातार पढ़ते रहना है और आपको सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं बल्कि सभी एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है और PDF आपको जब सभी 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको आंसर के साथ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए 841 नंबर क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओशियन एनर्जी कन्वर्जन T इन OTEC स्टैंड फॉर, यानी कि बेसिकली पूछा जा रहा है कि ओशियन एनर्जी कन्वर्जन में जो OTEC है उसमें T का मतलब क्या है। तो दोस्तों उसका मतलब है थर्मल, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको अगर पता होगा तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आपको सिंपल सा बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि जो स्टेट्स होती है यानी कि जो राज्य होती है और जो देश होती है, कहने का मतलब है स्टेट, तो उस तरह से वो प्रोटेक्ट करती है कोई भी मोनूमेंट्स है, प्लेस है और जो ऑब्जेक्ट होती है नेशनल इंपॉर्टेंस का, जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट का, तो उसमें जो है किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो आर्टिकल 49 के अंदर मेंशन है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है यहाँ पर C हो जाएगा, 49। तो अब देखिए 49 आर्टिकल अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पता होगा तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत 36 से 51 आर्टिकल तक आता है। तो देखिए इसी आर्टिकल के बीच में 49 है। तो 49 क्या है, तो DPSP के अंतर्गत है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो है बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, यानी कि आप अगर जो है यहाँ पर सरकार अगर प्रोटेक्ट नहीं करती है तो यहाँ पर आप उसके लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है जो कि आर्टिकल 12 से 35 है, तब उसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये पूरी डिपेंड करता है स्टेट पे कि वो जो है काम करना चाहती है या नहीं, क्योंकि फिर हर साल जो है 5 साल के बाद इलेक्शंस होती है। तो अगर सरकार ये सब काम नहीं करती है तो फिर जो है जनता के हाथ में वोट होता है, तो अपने वोट के द्वारा उनको जो है बदल सकते हैं, तो उनको काम जो है करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन झारखंड। देखिए डैम से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन देखिए मैं 4 डैम यहाँ पर आपको एक ही साथ में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैथन जो डैम है, मैथन डैम आंसर B इसका होगा, वो झारखंड में है। तो झारखंड में धनबाद के पास में ये लोकेटेड है और ये आपको बराकर नदी पर है। तो मैथन डैम जो है यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बराकर नदी है, उसी पे लोकेटेड है मैथन डैम, जो कि झारखंड में धनबाद के पास में स्थित है। उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा है वो कोयना डैम। तो देखिए कोयना डैम ये आपको महाराष्ट्र में कोयना नदी पर ही देखने को मिलेगा। तो कोयना डैम जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन महाराष्ट्र और ये आपको कोयना नदी पर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए मेट्टूर डैम, जो मेट्टूर डैम ऑप्शन C में है, वो कावेरी नदी पर स्थित है और ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। कौन सा नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। यही 2 क्वेश्चन जो है जनरली पूछे आते हैं। उसके देखिए सरदार सरोवर डैम, ये आपको नर्मदा नदी पर है। कहाँ है, गुजरात में है। तो ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर डैम जो है सिचुएटेड इन गुजरात ऑन द रिवर ऑफ नर्मदा। इस तरह से आपको देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग बाय एसोसिएटेड विद द, जो यहाँ पर वैशेषी का जो है स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो देखिए वैशेषी का जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है इससे जो है कौन सा संबंधित है, तो देखिए जो संस्कृत फिलोसफर हैं कनाद जो है इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन A होगा। तो कनाद जो है वैशेषी का स्कूल ऑफ फिलोसफी से एसोसिएटेड है। उसके बाद क्वेश्चन है कि द मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो वाज फ्रॉम। तो देखिए मार्को पोलो जो आया था वो इटली से आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, अब इटली में कहाँ से, तो वेनिस से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो ए वेनिस से आया था। ध्यान रखिएगा अगर लोकेशन अगर पूछा जाए तो वेनिस से और देश अगर पूछा जाए तो इटली से आया था मार्को पोलो।
क्वेश्चन है कि द टर्म पेनाल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो देखिए पेनाल्टी कॉर्नर जो है आपको जो हॉकी गेम होता है उससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। और हॉकी खेल में जो है 11 प्लेयर होते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। क्रिकेट में भी 11 होता है और फुटबॉल में भी 11 होता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स अनाउंस द लॉन्च ऑफ हिज न्यू बुक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि एक बुक जो लॉन्च हुआ था, द लीजेंड ऑफ द सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, तो ये बुक को किसने लिखा था? तो लिखा था अमीश त्रिपाठी जी ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, अमीश त्रिपाठी जी ने इस बुक को लिखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा बी, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया लेखक है। अब देखिए जाकर आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि सुहेल देव के बारे में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि अष्ट महास्थाना रेफर्स टू द 8 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज। यानी कि कहा जा रहा है कि अष्ट जो महास्थान है वो आपको बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, लेकिन इसमें से आपको 4 जो है ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन नहीं है, तो इसमें 3 ही जो है स्थान देखने को मिलेगा। तो वो ऑप्शन जो है कौन सा नहीं है? तो देखिए बुद्ध भगवान से रिलेटेड आंसर सी जो है होगा, रायगढ़ जो है एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि बुद्ध भगवान का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त की बोधगया में, बोधगया में ऑप्शन जो ए है बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, उनके नीचे जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। उसके बाद इसमें जो है इन्होंने सफल जो है प्रयास किया टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन्होंने फिर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में जो है लॉन्च किया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। इसके तहत डिफरेंट जो है टाइगर रिजर्व बनाए गए। उसके बाद देखिए एलिफेंट रिजर्व भी बनाए गए। तो एलिफेंट जो को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन राजीव गांधी वाज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि कहा जा रहा है कि जब राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर जो है के शपथ ग्रहण किए थे, तो उस समय भारत के जो है प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए जो राजीव गांधी थे उनका कार्यकाल था 1985 से लेके 1989 तक। 89 तक इन्होंने जो है प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। और देखिए जो 7th प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, वो थे कौन? 1982 से लेके 87 तक। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 85 में जो है ज्ञानी जैल सिंह जो है प्रेसिडेंट थे इंडिया के। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान रीच द फाइनल ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप। तो देखिए आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप कहने का मतलब है ओडीआई वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है कितने बार जो है फाइनल में पहुंचा है? तो पाकिस्तान 2 बार फाइनल में पहुंचा है। और तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, 2 बार। यानी कि 2 बार यहाँ पर फाइनल में पहुंचा है और 2 में से 1 बार उन्होंने जीता है। अब देखिए जीता कब है? तो 1992 में इन्होंने जीता है। और उसके बाद 1999 में जो है इनको हार का सामना करना पड़ा फाइनल में। अब देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो फाइनल में कितने बार पहुंचा है? तो एक ज्यादा 3 बार। 3 बार में भारत ने 2 बार जो है खिताब जीता है। कब कब? तो 1983 में और 2011 में, ध्यान रखना है। और 2003 में भारत को हार का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया द हार्टोग कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफील्ड। तो देखिए यहाँ पर हार्टोग कमेटी जो है बनाई गई थी, वो किस लिए बनाई गई थी? तो एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए। तो 1929 में जो है हार्टोग कमेटी जो है रिपोर्ट अपना सबमिट किया था। तो इसमें जो है इन्होंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम
में के लिए। और इन्होंने मेंशन किया कि द ग्रेट वेस्ट ऑफ द मनी एंड एफर्ट विच रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द पीपुल्स लिविंग देयर स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द एजुकेशन। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स रोट अंडर द पेन नेम निराला। तो देखिए निराला के नाम से जो है इन्होंने बहुत सारे जो है अपना जो है कृतियां लिखी, जैसे पोएट्री। तो पोएट जनरली थे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। अब देखिए इनके जो है कविता को आप थोड़ा याद रख सकते हैं। तो राम की शक्ति पूजा, उसके बाद ध्वनि, अपरा, सरोज स्मृति, परिमल, प्रियतम, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नया फतेह, अर्जुना, आराधना, तुलसीदास को इन्होंने लिखा था, जन्मभूमि, जागो फिर एक बार, उसके बाद भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है तोड़ती पत्थर। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविता है। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण वाज फॉन्टली नोन है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को बोला जाता था लोक नायक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देश बंधु चित्तरंजन दास, क्या आप दीन बंधु बता सकते हैं कि दीन बंधु कौन थे, इनका जो है नाम जो है क्या था, तो इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया। तो देखिए जिस तरह से इंडिया में जो है ब्रिटिश वाइसराय हुआ करते थे, तो पुर्तगीज भी अपना वाइसराय जो है नियुक्त करते थे। तो फर्स्ट वाइसराय जो है पुर्तगीज कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसराय थे इंडिया में। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और एक कब से कब तक था, तो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। तो इसको आपको कार्यकाल भी ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को देखिए, जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।